हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पिछले लेक्चर में आपको पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में जनरल आइडिया दिया था, जिसमें बताया था कि जो आपका वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिनको ग्रुप्स कहते हैं और हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड्स कहलाती हैं। तो वर्टिकल कॉलम्स में ग्रुप्स में जो पीरियोडिक चेंजेस आते हैं वो क्या चेंजेस हैं, उनके एटॉमिक साइज़ में, आयनाइजेशन एनर्जी में, मेटालिक कैरेक्टर में और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, न्यूक्लियर चार्ज में, ये सारी चीज़ें आपको एक जनरल आइडिया था। आज हम जो है 15 ग्रुप को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, 15 ग्रुप का जो जनरल डिस्कशन है, ग्रुप डिस्कशन है, मैं 2 पार्ट्स में कंप्लीट करूँगा। आज पार्ट फर्स्ट और नेक्स्ट जो है वो पार्ट सेकंड में। तो बच्चों, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं आपके यहाँ क्लास 12th में जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स हैं जो दिसंबर में हैं, उसमें जो पेपर है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज़ आप तभी कर पाएंगे कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो रीजनिंग जो है पी ब्लॉक से काफ़ी बनने के चांसेस हैं रीजनेबल क्वेश्चंस आने के। तो इसलिए जो है पी ब्लॉक एलिमेंट में पी ब्लॉक और पी ब्लॉक में हम बात करेंगे ग्रुप 15। पी ब्लॉक में जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि कितने ग्रुप होते हैं। पी ब्लॉक में ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, इसको कि ज़ीरो ग्रुप भी कहते हैं, राइट। 13 ग्रुप का जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2NP1 होता है। इसका NS2NP2 होता है। इसका NS2NP3 होता है। इसका NS2NP4 और इसका NS2NP5 और इसका NS2NP6। ये जो है आपका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो काफ़ी जो पीरियोडिक डिस्कशंस हैं उसमें, जो ग्रुप डिस्कशन है उसमें आसानी हो जाएगी। तो ये तो हमको जो पढ़ना है आपके 12th में जो है वो ये ग्रुप कवर होंगे। ठीक है, यानी 15 से लेकर के 18 ग्रुप, 1 2 3 4 4 ग्रुप्स हमको कवर करना है। ये आपका 11th का पार्ट है, ये जो है आपका 11th का पार्ट है और ये आपका 12th का पार्ट है। ठीक है, तो बच्चों हम 15 ग्रुप स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 एलिमेंट्स को हम, इसका जो अगर हम देखें कॉमन नेम, इसको हम नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं क्योंकि जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है। फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन है। इनको हम नाइट्रोजन फैमिली या हम निकोजेंस भी कहते हैं। ये आपके निकोजेंस भी कहलाते हैं क्योंकि इनका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो आपका नाइट्रोजन है। तो ये आपके 15 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम निकोजेंस और इनके कंपाउंड्स को हम निक्टाइड्स जो है कहते हैं। अब मेन चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है इनका, जो कॉन्फ़िगरेशन है
जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होता है सभी 15 ग्रुप के एलिमेंट्स का, वो NS2 NP3 होता है। यानी S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और P सब शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3। तो इससे आपको यहाँ से ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो P सब शेल है हाफ फिल्ड है और S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अपने आप में स्टेबल है, ये हाफ फिल्ड है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये अपने आप में बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो वैलेंस शेल में इनके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 5 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और 3 इलेक्ट्रॉन्स जब चाहिए तो ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड जनरली फॉर्म करेंगे, यानी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे जस्ट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इनकी P सब शेल में P सब शेल हाफ फिल्ड है और इसको पेयर अप होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। ये 3 बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है P15 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं। तो वैलेंस शेल N जो है वो आपका शेल है, वैलेंस शेल को इंडिकेट करती है। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये जो आपके एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, एंटीमनी है, बिस्मथ है और आपका उसके बाद भी एक एलिमेंट और है, लेकिन हम लेकिन जनरली हम बिस्मथ तक ही देखेंगे क्योंकि हमको पीरियोडिक डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, देखें कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ठीक है। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 होता है। तो हम नियरेस्ट शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करेंगे, यानी नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होगी इसमें? नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम, क्योंकि हीलियम के पास नेक्स्ट नोबल गैस जो होती है वो नियॉन होती है, लेकिन नियॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 10 होता है, इससे ज़्यादा है, तो हम हीलियम यूज़ करेंगे। और फिर ये आप देखें ये 2s2 2p3। फिर आप देखें जब वैलेंस शेल ये सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड के बाद जब थर्ड पीरियड में आप आते हैं तो हम 8 ऐड कर देते हैं। तो 7 में 8 ऐड करेंगे तो एटॉमिक नंबर क्या मिलेगा आपको? 15 मिलेगा। तो इसके लिए नियरेस्ट नोबल गैस क्या होगी? नियॉन। और वैलेंस सिर्फ शेल बढ़ जाएगी 2 से 3 थर्ड शेल, क्योंकि थर्ड पीरियड का मेंबर है। और वैलेंस शेल जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सेम ही रहेगा, 3s2 3p3। उसके बाद जब आप थर्ड पीरियड से फोर्थ पीरियड में आते हैं तो 18 ऐड करते हैं और 15 में आप 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 33। और फिर इसका नियरेस्ट नोबल गैस क्या होगा? ऑर्गन है। और ऑर्गन के बाद आप थर्ड शेल के बाद ये क्योंकि फोर्थ पीरियड का मेंबर है तो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 4s2 एंड 4p3। अब आप देखें यहाँ पर कितना है? 18 है। 18 में 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करें, वैलेंस में कितने हैं? इसमें s में 2, p में 3, तो 18 में 5 जोड़ेंगे, 18 5 23, 18 + 5 23। कितने का डिफरेंस है? कमी आ रही है, 10 की आ रही है। तो यहाँ से d भी स्टार्ट हो जाता है, यानी 3d, यहाँ से d भी स्टार्ट हो जाएगा, 3d10। उसके बाद फिर आप जब फोर्थ पीरियड से फिफ्थ पीरियड में जाएंगे तब फिर आप 18 ऐड कर देंगे और जब 18 ऐड करेंगे तो 33 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 51। ठीक है, 8 3 11 और 3 और 1 4 और 1 5। नियरेस्ट नोबल गैस क्या होगी? ऑर्गन के बाद क्या आता है? क्रिप्टन आता है। और उसके बाद देखेंगे आप 5s2
5p3। अब आप देखें 36 है यहाँ पर, 36 क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 36 होता है, नियरेस्ट नोबल गैस 36 में 5 ऐड कर देंगे तो 41। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 10 का डिफरेंस आ रहा है, 41 में 10 का डिफरेंस, यानी यहाँ क्योंकि आपका फोर्थ पीरियड जो है वहाँ से आपका डी भी स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर भी डी, लेकिन अब ये डी जो है वो ये 3d था, तो उसके बाद क्योंकि सक्सेसिव इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4d10। उसके बाद फिर बिस्मत, अब ये देखें 5th पीरियड है, 5th पीरियड के बाद जब हम नेक्स्ट एलिमेंट यानी 6th पीरियड में जाते हैं तो हम 32 ऐड करते हैं, तो 51 में 32 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 83। आप देखें 51 में आप 32 जोड़ दें तो कितना होगा, 2 और 1 3 और 5 और 3 8। अब यहाँ पर नियरेस्ट नोबल गैस क्या होगी? यहाँ पर नियरेस्ट नोबल गैस जिनन है, जिनॉन, और यहाँ आप देखेंगे 6s2 6p3, ठीक है। और आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर भी 4d की जगह फिर 4d 3d 4d देन 5d 10। अभी भी आप देखेंगे ऐड करेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ रही है, तो यहाँ से 6 पीरियड से एफ भी स्टार्ट हो जाता है, यानी एफ जो स्टार्ट होता है वो आपका 4 से स्टार्ट होता है, यहाँ पर एफ भी स्टार्ट हो जाता है 6 पीरियड से, तो यहाँ पर 4f का एडिशन और हो जाएगा, और f में कितने 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने ये देखा कि ये जो था जनरल कॉन्फ़िगरेशन था ns2 np3 की बेसिस पे, ns2 np3 की बेसिस पे हमने कॉन्फ़िगरेट करा एलिमेंट्स को, ठीक है। नाइट्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है, इसलिए ये नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स हैं, या जिनको हम निकोजेंस कहते हैं, इनके कंपाउंड्स निकटाइड्स कहलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद 15, उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो आप देख रहे होंगे कि ये सेकंड शेल है, ठीक है, सेकंड शेल, थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ। सब में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं? वो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं इसकी वैलेंसी भी 5 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट वैलेंस शेल इज कॉल्ड वैलेंसी, ठीक है। अब आपको फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको मालूम है 7, तो उसके बाद आप बाकी का ऐड कर सकते हैं। सेकंड पीरियड से जब थर्ड पीरियड में हम जाते हैं तो क्या करते हैं, हम 8 का एडिशन करते हैं +8, फिर जो थर्ड पीरियड से हम फोर्थ और देन फिफ्थ पीरियड दोनों में हम 18 का एडिशन करेंगे, और फिर हम जो है वो 32। और अगर हम इसके बाद दूसरा एलिमेंट भी ले लें एमी, तो उसमें भी हम देखेंगे वहाँ पर जो एटॉमिक नंबर आएगा वो क्या आएगा, 115 आएगा, क्योंकि उसमें भी फिर 32 का एडिशन करेंगे। तो 83 में आप अगर 32 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 5 और 8 और 3 11। लेकिन बस बिस्मत तक काफ़ी है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये मैजिक नंबर्स होते हैं 8 8 32 18 32, और ये आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन बस बैलेंस वाला, और बस यहाँ से आपको जहाँ से फोर्थ पीरियड स्टार्ट हो रहा है वहाँ से डी भी स्टार्ट कर देंगे, 3d और 4d, और लास्ट में जो 6 पीरियड से f का भी एडिशन हो जाता है तो 4f। f स्टार्ट होती है 4 से और d स्टार्ट होती है 3 से, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और अब एलिमेंट्स को कैसे याद रखें ट्रिक्स के जरिए, तो ये याद रखना बच्चों, ये याद रख सकते हैं कि न्यूज़पेपर आज सब बिक गए, न्यूज़पेपर आज सब बिक गए, सारे न्यूज़पेपर जो थे वो आज आपने बेच दिए, बिक गए। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। तो और इसी की बेसिस पे जो है हम ये बता सकते हैं, मान लीजिए कॉन्फ़िगरेशन, इस पे रीजनेबल क्वेश्चन यही बन सकता है कि वो पूछ लें कि जो कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, कोई एलिमेंट है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, मान लीजिए कोई एलिमेंट है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 1s2 2s2, ठीक है, 2p6 3s2 3p
3। ये इन्होंने आपको एलिमेंट एक इन्होंने ऐसे दे दिया कि इसका, अब बता दीजिएगा कि ये जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है ये किस एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन है, इसका ग्रुप नंबर क्या होगा और इसका पीरियड नंबर क्या होगा, ये आपको बताना है, और ये किस ब्लॉक का मेंबर है। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर देखेंगे, हमेशा याद रखेंगे कि जो वैलेंस शेल होती है, ठीक है, जो वैलेंस शेल है, लास्ट वाली शेल जो होगी 3, जो वैलेंस शेल है, तो जो वैलेंस शेल होती है, वैलेंस शेल इंडिकेट करती है पीरियड नंबर को। वैलेंस शेल पीरियड नंबर को इंडिकेट करती है। अब आप देखें वैलेंस शेल क्या है, 3 है, तो जो इसका पीरियड हो गया, क्या हो गया, ये पीरियड जो हो गया इसका थर्ड पीरियड हो गया, ये थर्ड पीरियड का मेंबर है, राइट। उसके बाद आप देखें कि ये ग्रुप नंबर क्या है इसका, तो ग्रुप नंबर हम कैसे देखते हैं, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो पावर्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर लेंगे। वैलेंस शेल 3 है, इस 3 में थर्ड शेल में 2 सब शेल हैं, एस एंड पी। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप इसमें इसको ऐड कर लेंगे। तो अगर आपको इसका ग्रुप नंबर देखना हो, आपको इसका ग्रुप नंबर देखना हो, ग्रुप नंबर, ठीक है। तो बच्चों ग्रुप नंबर कैसे देखते हैं, ग्रुप नंबर हम देखते हैं, ग्रुप नंबर जो है वो बराबर होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ग्रुप नंबर बराबर होता है। अब आप देख लें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कराएंगे। वैलेंस शेल कौन सी है, थर्ड है, थर्ड में 2 सब शेल्स हैं, एस एंड पी। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों का ऐड कर दें, कितना हो जाएगा, 2 + 3 यानी 5 यानी 5 जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और 5 को मतलब अगर आप मॉडर्न तरीके से देखें तो P में हम 10 का एडिशन कर दें, 10 ऐड कर देते हैं, यानी 5 + 10 इज इक्वल टू 15। तो ये 15 ग्रुप का मेंबर हो गया। आप देखें किसका मेंबर है, 15 ग्रुप का मेंबर है ये। और ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ओल्ड पैटर्न में जरूरत नहीं होती है, उसमें सिर्फ आपका यही काफी है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग हम रोमन न्यूमरल्स में लिखते हैं इसको। रोमन न्यूमरल्स में मतलब, रोमन न्यूमरल्स का मतलब ये हुआ कि हम 5th यहां पे रोमन न्यूमरल 5th, ठीक है, ये 5th रोमन न्यूमरल जो है, राइट, 5th। और दूसरा जो आपका सब ग्रुप होता है, सब ग्रुप अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन, यानी सब ग्रुप क्या था, मैंने बताया था कि सब ग्रुप ए और बी, हर ग्रुप को 2 सब ग्रुप में ए एंड बी में डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में या एस में एंटर करते हैं, एस में आते हैं, तो सब ग्रुप जो होता है वो ए होता है। तो क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में एंटर कर रहे हैं तो सब ग्रुप क्या होगा इसका, ए, यानी 5th ए। ये आपका ओल्ड पैटर्न है। और 15 में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन + 10 पी में ऐड कर देते हैं, तो वो आपका मॉडर्न तरीका है। तो ये, और पीरियड नंबर वैलेंस, तो ये किसके, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, ये एलिमेंट जो है वो थर्ड पीरियड का मेंबर है। और ग्रुप का नंबर क्या है इसका, 15 ग्रुप या 5th ए, ठीक है। और दूसरी बात, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में एंटर कर रहे हैं, पी जो है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है, मतलब हाफ फिल्ड है, कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट तब होगी जब 6 होंगे। तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में एंटर कर रहा है। तो इसका ब्लॉक क्या हो गया, ये इसका ब्लॉक जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट है। ये कौन सा है, ये पी ब्लॉक का मेंबर होगा, राइट। दूसरी बात कि इसका नाम आपको देखें 15। अब आप ये देखें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं इसमें, काउंट कर लें कितने हैं, 2 to 4 6 10 to 12 और प्लस 2 2 4 6 10 2 12 3 15 15। तो 15 जो है वो किस एलिमेंट का, 15 जो है वो किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है, वो होता है फास्फोरस का। तो ये फास्फोरस का मेंबर, यानी इसका जो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये किसका है, ये आपका
फॉस्फोरस। तो ये जनरल इसके बारे में आइडिया चल जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट इसके साइज के बारे में, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम देखें एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो आप देखेंगे एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, तो आप ये देखेंगे सबसे पहले आता है इसका क्या चीज है, एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई, तो एटॉमिक रेडियाई जनरली क्या होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, जैसे बताया था आपको, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस जो है वो एटॉमिक रेडियस कहलाता है, ठीक है। अब यहां पर देखें जैसे जैसे एन की वैल्यू, एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियाई जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन से, यानी एन बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ज़ेफ के। ज़ेफ मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, ये ध्यान में रखना है आपको। तो आप देख रहे हैं यहां पर इन, तो ज़ेफ जो है वो ज़ेफ जो है, जो ज़ेफ है वो पीरियड में क्या करता है, पीरियड में जो ज़ेफ है, पीरियड में, सॉरी, पीरियड में जो न्यूक्लियर चार्ज है ज़ेफ है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। पीरियड में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, और ग्रुप में, ग्रुप में जो एन है वो इंक्रीज करता है। तो आप देखेंगे अगर ज़ेफ इंक्रीज करेगा तो साइज छोटा होगा, घटेगा, और अगर एन इंक्रीज करेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो साइज बढ़ जाएगा। तो आप मतलब अगर हम इसकी को कंपेयर करें 14 ग्रुप के एलिमेंट से, तो पीरियड में हम क्या लेफ्ट राइट मूव करते हैं, अगर हम लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो इससे पहले क्या आता है, इससे पहले जो आएगा 14 ग्रुप आएगा, तो 14 ग्रुप के कंपैरेटिवली 15 ग्रुप का एटॉमिक साइज अपने कोई रेस्पेक्टिव पीरियड में एटॉमिक साइज जो होगा वो क्या होगा, वो छोटा होगा। यानी 14 ग्रुप के एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज बड़ा है और 15 ग्रुप के का जो साइज होगा वो क्या होगा, वो छोटा होगा, क्योंकि इसके लिए जो ज़ेफ है वो ज्यादा है, इसके लिए ज़ेफ जो है वो कम है किसी भी रेस्पेक्टिव पीरियड में, ठीक है। जैसे कि मैं अगर नाइट्रोजन से पहले क्या आता है, नाइट्रोजन से पहले कार्बन आता है, तो कार्बन का जो साइज होगा वो नाइट्रोजन से बड़ा है, नाइट्रोजन का साइज छोटा होगा, ठीक है। लेकिन ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो एन इंक्रीज कर रहा है, आप देख रहे हैं 2 सेकंड शेल, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ एंड देन 7। तो साइज जो है वो टॉप टू बॉटम मूव करने पर जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज द शेल इंक्रीजेस, एन इंक्रीजेस, एन इंक्रीज करेगा और एन साइज जो है वो एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप because n increases, while on moving from left to right size decreases because effective nuclear charge increases. Clear? Next उसके बाद हम जो बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, इनकी जो फिजिकल स्टेट है और मेटालिक कैरेक्टर। देखें फिजिकल स्टेट क्या है, ये जो है आपके सब के सब जो नाइट्रोजन है, फिजिकल स्टेट में अगर हम बात करें तो जो नाइट्रोजन है वो आपका गैस है, नाइट्रोजन जो है वो गैस है, N2 गैस है ये, और अनरिएक्टिव गैस है, ठीक है। और बाकी जो हैं आपका फॉस्फोरस
जो P4 में एग्जिस्ट करता है ये वोलेटाइल सॉलिड है, वोलेटाइल सॉलिड है, ठीक है। और आपका आर्सेनिक और एंटीमनी ये भी आपके सॉलिड हैं, लेकिन प्योर सॉलिड नहीं है, मतलब मेटलॉइड्स हैं ये। और बिस्मथ जो है वो आपका सॉलिड है, बिस्मथ जो है वो सॉलिड है। तो नाइट्रोजन जो है वो आपका सॉलिड है, ठीक है। और गैस ये वोलेटाइल सॉलिड है, आर्सेनिक और एंटीमनी ये सॉलिड हैं, बाकी सारे मेंबर्स जो हैं वो सॉलिड हैं। नाइट्रोजन जो है वो सिर्फ गैस है, ठीक है। और दूसरी इनकी अगर हम इनकी नेचर की बात करें कि ये मेटल्स होंगे या मेटलॉइड्स होंगे या आपका नॉन मेटल्स होंगे, तो जनरली ये ध्यान रखेंगे कि जो स्टेट देख रहे हैं गैस सॉलिड, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है वो गैसेस स्टेट में या लिक्विड स्टेट में या सॉलिड स्टेट में होता है, वो डिपेंड करता है कि उसके बीच में वॉन डेर वाल्स फोर्सेस कितने हैं। जितने ज़्यादा साइज बढ़ेगा उसमें वॉन डेर वाल्स फोर्सेस जो होंगे ज़्यादा होंगे और उसकी स्टेट जो होगी चेंज होगी। नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो वहाँ पर जो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस हैं इतने ज़्यादा वॉन डेर वाल्स फोर्सेस नहीं है, इसलिए गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करता है वो। लेकिन अगर हम और बात करें इसकी कंडीशंस, तो नाइट्रोजन जो है वो आपका नॉन मेटल है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, सॉरी नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस जो है वो नॉन मेटल्स हैं। और आर्सेनिक एंड एंटीमनी जो हैं ये मेटलॉइड्स होते हैं, मेटलॉइड्स हैं। और बिस्मथ जो है वो आपका मेटल है, ठीक है। बिस्मथ जो है वो आपका मेटल है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल्स हैं, आर्सेनिक एंड एंटीमनी मेटलॉइड्स हैं, बिस्मथ जो है वो आपका मेटल है, ठीक है। तो ये इसकी फिजिकल स्टेट के बारे में। दूसरा, अगर हम बात करें इसकी एटॉमिसिटी की, एटॉमिसिटी की बात करें, एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में एटम्स का नंबर कितना है, तो ये एटॉमिसिटी कहलाती है। तो नाइट्रोजन जो है डाइएटॉमिक है, N2 आप देख रहे हैं, N+N। नाइट्रोजन जो है वो डाइएटॉमिक है, गैस है, ये तो मैं आपको बता चुका हूं, डाइएटॉमिक होती है, ठीक है। और बाकी जो हैं आपके फास्फोरस P4 सबके सब ये AsF4 Sp4, ठीक है, ऐसी बिस्मथ 4, तो ये सारे के सारे जो हैं वो आपके पॉलीएटॉमिक या टेट्राएटॉमिक होते हैं, टेट्राएटॉमिक। रीजन यह है कि नाइट्रोजन डायटॉमिक क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन के केस में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होती। नाइट्रोजन का साइज जो है वो छोटा है, बहुत छोटा साइज है इसका, और इसमें एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, मतलब वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होती है, ठीक है। बाकी सारे एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल होती है, इस वजह से वो आपका टेट्राएटॉमिक होता है, जबकि नाइट्रोजन जो है वो आपका टिनी मॉलिक्यूल है, वो आपका डायटॉमिक गैस होती है, ठीक है। उसके बाद जो है बात करेंगे इनके अब आप देख रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट्स? ये किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने में, बाहर निकालने में जो एनर्जी देनी पड़ती है उस एटम को, वो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड एटम इज कन्वर्टेड इनटू कैटायन।
तो आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली जो हम यूज़ करते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं मीन्स क्या है कि वो मेटेलिक कैरेक्टर शो कर रहा है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है आई से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। और आप जानते हैं कि साइज जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ज़ेफ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब साइज जितना इंक्रीज करेगा, जैसे मैं बता चुका हूं जो साइज है, ये साइज क्या है, ये साइज इससे पहले हम देख चुके हैं कि जो साइज है वो एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ज़ेफ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, ठीक है। तो ये देखना है आपको। तो यहां पर अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी, अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, या एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, वाइस वर्सा। और साइज कब इंक्रीज करेगा, जब एन इंक्रीज करेगा, और साइज कब डिक्रीज करेगा, जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो जो 14 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, 14 ग्रुप की जो आयनाइजेशन एनर्जी से 15 ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि वैसे भी लेफ्ट राइट जब हम मूव करते हैं तो क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज डिक्रीज होता है। जब साइज डिक्रीज होगा तो 15 ग्रुप के एलिमेंट्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। और दूसरा एक रीज़न ये भी है कि जो 15 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, मतलब NS2 NP3 बताया था मैंने आपको, NS2 NP3 कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे। S में 2 इलेक्ट्रॉन्स और P में, P जो है वो हाफ फिल्ड है विच इज़ मोर स्टेबल, तो इस वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, ठीक है। तो इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। दूसरा जो है, अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो टॉप टू बॉटम मूव करने पर n इंक्रीज कर रहा है, और जब n इंक्रीज करेगा तो n इंक्रीज करने पे क्या हो रहा है, एट n इंक्रीज करने पर आप देख रहे हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक साइज इंक्रीज करेंगे तो जो डिस्टेंस है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो कम एनर्जी पर ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो दिस इज द आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में ये, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट है आपका जनरली जो आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है वो क्योंकि नॉन मेटल है, और जब नॉन मेटल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है, ठीक है, यानी उसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है, नॉन मेटल है। और बिस्मथ जो है क्योंकि उसका साइज़ बड़ा है, बिस्मथ मेटल है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, यानी उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो सबसे क्या होगी, कम होगी। नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी सबसे ज़्यादा होगी और बिस्मथ की सबसे कम होगी। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, ठीक है, उसके बाद फॉस्फोरस की, उसके बाद आर्सेनिक की, उसके बाद एंटीमनी की, देन बिस्मथ की। तो बिस्मथ की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो सबसे कम होगी क्योंकि साइज इसका बड़ा है और वैसे भी ये मेटल है, और मेटल में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं। और नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि ये नॉन मेटल है और नॉन मेटल इसका साइज भी जो है वो बहुत छोटा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके जो है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। हालांकि इसमें वेरिएशन है, अगर इसका कांटेक्ट अगर ऑक्सीजन से आ जाए तो ऑक्सीजन इससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो और बिस्मथ जो है वो बिस्मथ मेटल है, तो बिस्मथ में का एटॉमिक साइज बड़ा है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो कम होगी। दूसरा बात करते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों के किस बॉन्डेड स्टेट में किसी भी एटम को कोई भी एटम जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ पावर
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इट हैज़ अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, जिस एटम का साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्यों? यानी साइज जितना बड़ा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी, और साइज जितना छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप जानते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर वही बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, सॉरी एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, n के है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, ज़ेफ के है। और जब ज़ेफ की बात आ जाएगी तो हम बात करेंगे पीरियड्स की बात करेंगे, और जब n की बात करेंगे तो हम बात करेंगे ग्रुप की बात करेंगे। तो मतलब क्या है कि ग्रुप में नीचे जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है क्योंकि n इंक्रीज करेगा, और जब n इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन जब हम पीरियड में लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बच्चों जनरली क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट यानी किसी भी सॉलिड के लिए मेल्टिंग पॉइंट यूज करते हैं और लिक्विड के लिए हम बॉइलिंग पॉइंट यूज करते हैं जनरली। ठीक है, तो बात यहाँ यह है कि मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर कोई भी सॉलिड जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट कर दे, और बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जिस पर कोई लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट कर दे। यहाँ पर जो बॉन्डिंग है, यहाँ पर जो बॉन्ड है, एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग है, उनके बीच में कितने ज़्यादा फोर्सेस हैं, कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगे उस पर डिपेंड करता है। तो और साइज पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि जनरली क्या होता है, ग्रुप में आप नीचे जाएंगे तो ग्रुप में नीचे जाने पर साइज इंक्रीज करेगा, और जब साइज इंक्रीज करेगा तो साइज इंक्रीज करने पर क्या होंगे, उसके बीच जो एटॉमिक फोर्सेज हैं, जो एटॉमिक फोर्सेज होंगे, जो इंटरैक्टिव फोर्सेज होंगे वो भी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, जब फोर्सेज इंक्रीज करेंगे तो जो मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या करेगा, वो भी आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो जो मेल्टिंग पॉइंट हैं वो फोर्सेस, मेल्टिंग पॉइंट्स और आपके यानी मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो किसके, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और साइज बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होंगे, जो फोर्सेस हैं, जो वॉन डर वॉल फोर्सेस होंगे वो इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, बट तो यहाँ पर क्या है कि नाइट्रोजन से लेकर जनरली आप जो है नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक या आपका एंटीमनी तक जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं और बॉइलिंग पॉइंट हैं जो हैं वो आपके इंक्रीज करते हैं। लेकिन जो बिस्मथ है, बिस्मथ का जो मेल्टिंग पॉइंट है, बिस्मथ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो लो होता है। इसका रीज़न क्या है, इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट पाया जाता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट होने की वजह से जो है इनका बिस्मथ का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है। और अब यहां पर एक चीज आइए, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि जो लास्ट के एलिमेंट्स हैं, आप देखेंगे जो लास्ट के जहां से डी की स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है, जो हैवी एलिमेंट्स हैं, बिस्मथ है, एंटीमनी है, इसमें क्या होता है, इसमें कि इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो एस के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एस के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और जब न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे तो ये जो एस के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पेयर्स होता है, वो इनर्ट हो जाता है, बॉन्ड बनाने में हेल्प नहीं करता। ठीक है, इसको आगे डिस्कस करेंगे हम। तो ये इस पेयर के इस एस सब शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी ये पेयर इनर्ट हो जाता है, इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का जो कॉज है वो आपका पुअर
शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी, पुअर और एफ का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा बुरा होता है। शील्डिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि जो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए एक स्क्रीन बना लेते हैं, यानी ताकि उसका अट्रैक्शन, उसका कम्युनिकेशन न्यूक्लियस से कम हो जाए। तो इसको जो है हम शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। लेकिन डी का जो शेप है वो बहुत, डी और एफ का शेप जो है वो बहुत डिफ्यूज शेप होता है। तो इस वजह से, अपने डिफ्यूज शेप की वजह से डी का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, और एफ का उससे भी ज़्यादा वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, जिसका एडवांटेज किसको मिलता है, एस को मिलता है। तो एस के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे, और वो जो है पेयर जो है वो इनर्ट हो जाएगा, बॉन्डिंग में हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, तो जो ये आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो जनरली इंक्रीज करते हैं, लेकिन बिस्मथ का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका लो होता है। ठीक है, तो ये आज का था आपका, इसमें मैंने एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट आई थिंक शायद हो गई ही हैं। ठीक है, बाकी जो है नेक्स्ट में आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी आपको बात कहीं पर माइंड पे कहीं क्लिक कर रही हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा।